नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर गोड्डा के मेहरमा से है। झारखंड की वैक्सीन बिहार ले जाने के मामले की एक तरफ जांच जारी है, तो वहीं दूसरी ओर इस मामले में एक ऑडियो क्लिप सामने आया है। ऑडियो क्लिप में मेहरमा अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा वहां काम करने वाले एक दूसरे डॉक्टर पंकज कुमार को धमकी देते सुने जा रहे हैं। ऑडियो क्लिप में अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा अस्पताल में काम कर रहे एक दूसरे डॉक्टर पंकज कुमार को बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा इस मामले में डीसी से बात हो जाने की भी बात कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इस इंक्वायरी में कुछ भी नहीं होगा। घटना के बारे में विस्तार से बताएं, उससे पहले सुनिए वो धमकी भरा ऑडियो क्लिप। तो अगर हम तुमको मेरे बाप यहाँ से हैं, बर्बाद नहीं किए मेहरमा मेरे से, बाप हैं, सुनो तुमको सुनो, तुम अभी पहचानता नहीं है, तुम ये इंक्वायरी किसी का कुछ नहीं हो रहा है। मेरा डीसी से बात होगी, ठीक है, जान रहे हैं, लेकिन तुमको सुनो, तुमको हम बर्बाद कर देंगे, समझे ना। तुम डिम्पलवा से मैनेज करके सब रिपोर्टरा मंडलवा सबको यहाँ बुलाते, हमको नहीं पता है, एक एक वर्ड पता है। मामला है कि 8:07 में प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा हमको फ़ोन किए हुए अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद बोले कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे, देख लेंगे तुम क्या करते हो नहीं कर रहे हो, इस मामले में किस मामले में कर रहे हो हम नहीं जानते हो, हमारे बाप के समान है। हम उनके बोले सर आप तो मेरे बाप के समान है, बाप हैं आप। वो गंदी गंदी गालियाँ देने लगे हमको। बोले देख लेंगे, बर्बाद कर देंगे। मेरा छोटा छोटा बच्चा है सर, अगर वो हमको बर्बाद कर देगा तो मेरा बच्चा कहाँ जाएगा सर। हम चाहते हैं कि इस पर जो है एक्शन होना चाहिए और हम जान माल का मेरा रक्षा होना चाहिए। तो गोड्डा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने धमकी दी है। उसी अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर पंकज को बर्बाद करने की धमकी उनकी तरफ से दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि डीसी से भी बात हो गई है, उससे भी मैनेज हो जाएगा और वो डॉक्टर पंकज को बर्बाद कर देंगे। अब डॉक्टर पंकज जो हैं वो चिंतित हैं और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। गोड्डा जिला प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। अब तक क्या क्या हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, मेहरमा अस्पताल जो है वहां पर यह मामला सामने आया। जिला प्रशासन ने मामले की जांच जो है वो की है, जिसके बाद अस्पताल के कई कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। जिला प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई जो है वो कर रहा है। प्रारंभिक जांच में अनियमितता की भी बात सामने आई है और इसके अलावा शिव नारायणपुर में 7 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। कहलगांव में भी मामले की जांच की जा रही है और इसके अलावा प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार पर जो ये आरोप लग रहे हैं उस आरोप की भी जांच करने की कोशिश। डॉक्टर पंकज को धमकाने के आरोप में ये जांच की जा रही है। डॉक्टर पंकज को बर्बाद करने की धमकी दी गई है। डॉक्टर पंकज ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। और अब ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि प्रभारी डॉक्टर अरविंद क्यों दे रहे हैं धमकी। ये धमकी आखिर क्यों दिया जा रहा है डॉक्टर पंकज को? अपने ही डॉक्टर को बर्बाद करके आखिर डॉक्टर अरविंद को क्या मिलने वाला है? डीसी का नाम क्यों ले रहे हैं डॉक्टर अरविंद? ये भी बड़ा सवाल है। तो ऐसे में कई सारे सवाल जो इस मामले में उठ रहे हैं। क्या वैक्सीन की हेराफेरी की जांच सिर्फ एक दिखावा मात्र है जो वैक्सीन की जांच की जा रही है? क्या जांच के बाद मामले में कोई कार्रवाई सचमुच नहीं होगी? क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर अरविंद कह रहे हैं कुछ वैसा ही सामने आ रहा है। आखिर डॉक्टर अरविंद के सिर पर किसका हाथ है? ये सबसे अहम सवाल है। क्या जो वैक्सीन की हेराफेरी चल रही है उसमें सचमुच कार्रवाई होगी? उसका जो रिजल्ट है क्या सामने आएगा? और हमारे साथ इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी गौरव झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सीधे उनसे अपडेट लेते हैं। गौरव, अब ये ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है? आगे कुछ कार्रवाई हो पाई है? कुछ डेवलपमेंट हो रहा है?
जिस तरीके से कि कल रात की ये ऑडियो है और ऑडियो वायरल होने के बाद अब जिला प्रशासन पर ये सवाल उठता है, जिस तरीके से कि डॉक्टर अरविंद ने साफ तौर से ये कहा है कि डीसी से बात हो चुकी है, तो यहाँ ये संदेह के घेरे में जिला प्रशासन भी होगी कि क्या डीसी के स्तर से भी सब कुछ मैनेज हो चुका है। क्योंकि इससे पहले जब जांच की टीम गठित की गई थी तो सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए गई थी। उन्होंने जब अपना रिपोर्ट सौंपा था तो उसके बाद जिला प्रशासन ने खुद के स्तर पर जांच के लिए यहाँ से डीडीसी को भेजा था। डीडीसी ने जब जांच किया था तो घटना स्थल पर उन्होंने बताया था कि जिस तरीके से कागजों में मेहरमा अस्पताल में गड़बड़ी देखी गई है और वीडियो क्लिप्स में जैसे कि यहाँ के प्रभारी अरविंद कुमार नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अरविंद कुमार दोषी भी हो सकते हैं। लेकिन इतने में कल देर, क्योंकि आज कल की बात बताई जा रही थी, आज ही रिपोर्ट की जो जांच की जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में हर कुछ बता दिया जाएगा, लेकिन अब तक जिला प्रशासन की ओर से ये नहीं बताया गया था कि रिपोर्ट आखिर जो उन्होंने सौंपी है उसका क्या रिजल्ट अब तक का अपडेट आया है और ऑडियो रिलीज हो जाता है, कल जो ऑडियो वायरल हो जाता है। गौरव, क्या ये पता चल पाया है कि जो डॉक्टर अरविंद डॉक्टर पंकज को धमकी दे रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है, इसको लेकर जानकारी मिल पा रही है? ऑडियो में अगर हम साफ तौर से सुनेंगे तो वो कहते हैं कि तुमने ही ना इन्हें अस्पताल बुलाया था और जांच कराया है, तो कहीं ना कहीं ये उस ओर इशारा करता है कि डॉक्टर पंकज ने ही जानकारी जिला प्रशासन को दी होगी कि ये जो तमाम दवाइयां की जो हेराफेरी हुई है मेहरमा से लेकर कहलगांव तक वो उनके माध्यम से हुई है। इसी वजह से हमें लगता है कि उन्होंने फोन कर धमकी दी है। हालांकि इस पर आज एफआईआर जो है वो दर्ज कर लिया गया है, इन्होंने अपना एप्लीकेशन जो है थाने में दर्ज कराया। देखिए गौरव, ये भी जानने वाली बात है और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस तरीके से धमकी देना और खुलेआम धमकी देना कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे, तो क्या लगता है कुछ और भी बड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं डॉक्टर अरविंद के अलावा, तब जाकर ये बड़ी बात वो कह रहे हैं? तरीके से कि ऑडियो वायरल हुआ है ये और ऐसा पहला मामला नहीं है जबकि अरविंद के ऊपर ये आरोप लगे हैं। इससे पहले भी कई वीडियोस मेहरमा थाना में मेहरमा अस्पताल से पैसे लेने की बात हो या फिर वहां ऑपरेशन गलत तरीके से करने की बात हो, ऐसी चीजें हो चुकी थी, लेकिन अब तक डॉक्टर अरविंद पर तमाम चीजों पर कार्रवाई नहीं हुई। जी, तो यही सवाल ये भी है, जिसे आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आप बता रहे हैं कि डॉक्टर अरविंद पहले भी बहुत सारे मामलों पर उन पर एफआईआर हो चुकी है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, आखिर क्या वजह है इसके पीछे? उनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं। जी, बताया जाता है कि वो अपने क्षेत्र के, जैसा कि जिस क्षेत्र में वैक्सीन दिया जा रहा था वहीं के वो रहने वाले हैं और वहाँ के जो है बड़े पैसे वाले में उनका नाम आता है। तो इस तरीके की स्थिति में शायद कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को भी वो अपने अंडर रखने का प्रयास करते हैं। इससे पहले कई खबरें उनके विरुद्ध चल चुकी थी लेकिन कार्रवाई कहीं नहीं हुई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गौरव। और रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजेश ठाकुर के स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। राजेश ठाकुर आज रांची आ रहे हैं जिसको लेकर भव्य तैयारी की गई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर और बनने के बाद पहली बार वो रांची आ रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से एक भव्य तैयारी की गई है उनके स्वागत में। झारखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जो हैं आज दिल्ली से रांची पहुंच रहे हैं। हवाई अड्डे से कांग्रेस भवन तक नए अध्यक्ष के स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं राजेश ठाकुर। इससे पहले ये कार्यकारी अध्यक्ष थे, अब प्रदेश अध्यक्ष का कमान इन्हें दिया गया है। और इनके बारे में अगर बात करें तो बिहार के मुजफ्फरपुर के ये मूल निवासी हैं और झारखंड के बोकारो में इनका पूरा परिवार रहता है। और ये लोग मिलने के लिए जो है राहुल गांधी से दिल्ली पहुंचे हुए थे, जिसमें कि जो चार जो इनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं वो भी शामिल थे। और अब जो है राजेश ठाकुर वापस रांची आ रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भव्य तैयारी जो है की गई है। एयरपोर्ट पर कई सारे कांग्रेसी नेता, कई सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता हुजूम लगाए खड़े हैं और सभी लोग हाथों में बुके लेकर, फूल के मालाओं को लेकर वहां पर तैयार हैं कि जैसे ही कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे उनका स्वागत किया जाएगा। और ना सिर्फ एयरपोर्ट पर यह तैयारी है बल्कि वहां से लेकर जो कांग्रेस का भवन है वहां तक जाने के पूरे रास्ते में एक भव्य तैयारी की गई है और एक समारोह के तरीके से इसको कहीं ना कहीं किया जाएगा। तो आज राजधानी रांची में एक बड़ा स्वागत कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष का किया जाना है। और ये देखिए तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और
जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक देखिए राजेश ठाकुर जो है पहुंच चुके हैं और अब उनके स्वागत में सभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता वहां मौजूद थे, सभी के चेहरों पर खुशी और बड़े अच्छे तरीके से वो स्वागत कर रहे हैं। तो ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया जाना है, जिसकी तैयारी रांची एयरपोर्ट पर कर ली गई है और अब इंतजार है उनका कि जैसे वो आए उसके बाद उनका जो है भव्य स्वागत किया जाए, क्योंकि पहले वो कार्यकारी अध्यक्ष थे और अब वो अध्यक्ष बना दिए गए हैं झारखंड प्रदेश के। और हमारे सहयोगी अविनाश फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। अविनाश, क्या कुछ अपडेट, राजेश ठाकुर कितने बजे पहुंचने वाले हैं? यहाँ रांची एयरपोर्ट पर प्रदेश अध्यक्ष सहित जो 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका जबरदस्त स्वागत कह सकते हैं। और जबरदस्त इस मायने में क्योंकि लंबे वर्षों के बाद, लंबे अंतराल के बाद कहें कि कांग्रेस के अंदर या कांग्रेस की इतनी बड़ी भीड़ देखने को मिली है किसी कार्यक्रम की कहें या इस स्वागत कार्यक्रम की बात करें, तो ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी भीड़ देखने को मिली। और इसके कुछ मायने हैं, कुछ राजनीतिक मायने हैं। पहला तो ये कि अगर आप देखें प्रदेश अध्यक्ष जिनको बनाया गया, आप सही कह रही थी कि कार्यकारी अध्यक्ष रहे थे और उसके बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जमीनी नेता कहे जाते हैं, बहुत लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और उसके बाद ये तस्वीर आज जो देखने को मिली है उनके स्वागत में, ये कहा जा सकता है कि एक नई ऊर्जा। दूसरी बात अगर हम कहें, जो कार्यकारी अध्यक्ष बना गए हैं, अगर आप चारों कार्यकारी अध्यक्ष को भी देखें, चाहे वो आप गीता कोड़ा की बात कर लें, बंधु तिर्की की बात करें, जलेश्वर महतो की बात करें, ये शाहजादा अनवर की बात करें, ये चारों जो है अपने अपने अलग अलग इलाकों से, अलग अलग प्रमंडल से अगर हम बात करें तो अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं और उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो शुभचिंतक हैं, उनके क्षेत्र के जो लोग हैं, वो उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। जी अविनाश, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर क्या नजारा आप देख पा रहे हैं, क्योंकि लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें नई ऊर्जा तो देखने को मिल ही रही होगी, लेकिन किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है? क्या ढोल नगाड़े, बुके, फूल माला, क्या कुछ की तैयारी है वहाँ? देखिए, झारखंड में पारंपरिक तरीके से एक स्वागत का कार्यक्रम रहता है और आज जैसा कि मैंने कहा कि ढोल नगाड़ों के साथ, पारंपरिक तरीके से गाजे बाजे के साथ झारखंड के जो स्पेशल बैंड होते हैं वो यहाँ बुलाए गए थे। और जो लोगों के अंदर, जो कार्यकर्ताओं के अंदर जोश की बात करें तो पिछले 1 घंटे से जो नेता यहाँ पहुंचने वाले थे, 12:45 का समय था और मैंने जो नोट किया उसके अनुसार अगर हम लोग कहें तो 1:24 या 25 के करीब वो बाहर निकले हैं। और उस पूरे 1 घंटे की बात करें, पिछले 1 घंटे से जो नजारा था एयरपोर्ट पर, ये कहा जा सकता है कि एक नई ऊर्जा के साथ इस कमेटी का स्वागत तो हुआ है। अब आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं संगठन के अंदर, उन चुनौतियों से पार पाते हुए कितना दूर तक आप संगठन को ले जा पाते हैं, संगठन को कितना मजबूत कर पाते हैं, आपकी यहाँ सरकार है, सरकार के साथ आप कैसे बेहतर तालमेल के साथ जो आपने वायदे किए थे उसे आप कैसे पूरा कर सकते हैं, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन आज का जो स्वागत है, ये हम कह सकते हैं कि जो नई कमेटी बनी है, जबरदस्त स्वागत, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और लंबे अरसे के बाद इतने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल, और वो तस्वीर अच्छी भी होगी क्योंकि लगातार हम बहुत दिनों से ऐसा देख रहे थे कि झारखंड कांग्रेस में हमेशा से मतभेद ही देखने को मिलते थे, लेकिन अब जब एक नई ऊर्जा का संचार होता हुआ वहां दिखाई दे रहा है आपको, हमें ये बताइए कि इसके बाद जो ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस भवन तक ले जाया जाएगा और उसके रास्ते भर स्वागत तो होगी, इसके बाद भी कोई कार्यक्रम है वहां पर अविनाश? नहीं, यहाँ से देखिए एयरपोर्ट से लेकर अगर हम प्रदेश कार्यालय तक की बात करें, आप सबसे पहले हिनू चौक, उसके बाद बिरसा चौक जहाँ भगवान बिरसा मुंडा को माल्यार्पण किया जाएगा, उसके बाद जो हरमू बाईपास जिसे रास्ता हम कहते हैं जो कांग्रेस भवन तक के लिए जाता है, हर एक चौक चौराहे पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत की तैयारी की गई है। मोराबादी मैदान में जो बापू वाटिका है वहां पर वो नमन करेंगे और उसके बाद प्रदेश कार्यालय जाएंगे जहां उनका स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। अविनाश, अगर जैसे कि अभी आप बता रहे थे, एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष, इनके नई टीम जो बनाई गई है, इस नई टीम से क्या लगता है झारखंड कांग्रेस में वो मजबूती आ पाएगी और जो कांग्रेस का महत्व है वो झारखंड में और भी ज्यादा आगे बढ़ सकता है? क्योंकि बीते कुछ दिनों से जो कांग्रेस का हाल था उससे हर कोई वाकिफ है। नहीं, निश्चित तौर पे, और अगर आप इस 4 कार्यकारी अध्यक्ष को सामाजिक समीकरण के लिहाज से भी अगर आप देखें, अगर
पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी, ये 4 चेहरे आपको अलग अलग हिस्सों से देखने को मिलेंगे और ये दर्शाता है कि किस तरह से कमिटी में तालमेल रखा गया है। आने वाले समय में वोट को भी आपको साधते हुए जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में जो पकड़ होती है, अलग अलग नेताओं की जो पकड़ होती है, मैंने पहले भी कहा, अगर आप गीता कोड़ा की बात करें, जो कोल्हान के इलाके हैं, पहले उनका अपना पार्टी हुआ करता था, उसके बाद कांग्रेस में वो शामिल हुई, मर्ज हुई, और उसके बाद का जो क्षेत्र है, उनके क्षेत्र में विस्तार कैसे हो, संगठन का विस्तार कैसे हो, ये एक फोकस रहेगा। आप बंधु तिर्की की बात करें, मजबूत नेता माने जाते हैं, आदिवासियों को भी जबरदस्त पकड़ है उनकी, और जिस तरह से जेवीएम का विलय हुआ और प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में शामिल हुए, तो एक मौका था कांग्रेस को भी कि उन्हें कैसे सम्मान दिया जाए। जलेश्वर महतो की अगर आप बात करें, कोयलांचल के क्षेत्र में उनकी एक पकड़ रही है, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, ओबीसी अगर हम क्षेत्र से आते हैं, ओबीसी को प्रतिनिधित्व करते रहे हैं लगातार। तो ये जो कुछ चीजें हैं, शाहजहां अनवर की बात करें, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, तो मैंने पहले कहा कि ये समाज के हर एक तबके को कैसे साधना है, उस कमेटी में भी आपको देखने को मिलेगी। और एक पार्टी के लिए ये जरूरी भी होता है कि आपके साथ समाज का हर एक हिस्सा आपके साथ जुड़े, आपका जो नेता का जो चेहरा है उसके साथ लोग जुड़े। तो ये पहल जरूर हुई है। अब ये देखना है कि आने वाले समय में ये कितना कारगर होता है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह का संगठन है और जो पहले उसका राजनीतिक विरासत रही है और हाल के दिनों में जो हरास की स्थिति रही है, इन दोनों के बीच के अगर फर्क को पाटना है, अगर फिर से वो कांग्रेस के पुराने दिन लाने हैं, तो यहाँ बहुत आप कह सकते हैं परिश्रम करना होगा संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, संगठन को विस्तार करने के लिए। अविनाश, तमाम जानकारी के लिए। बोकारो में एक दारोगा की जान खतरे में है और उसने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल दारोगा दीपक ने लड़की के परिवार की मर्जी के खिलाफ उससे मंदिर में शादी कर ली। हालांकि दारोगा दीपक और उनकी पत्नी रानी दोनों बालिग हैं, लेकिन लड़की के परिवार वाले इस शादी को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। दारोगा जी अपने ससुराल वालों के डर से अपने घर हजारीबाग में नहीं जा पा रहे हैं। उधर लड़की के घर वालों ने दारोगा पर लड़की के अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया है। वहीं लड़की ने अपने मां बाप पर मारपीट करने और दूसरी जगह शादी के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। दोनों ने परिवार से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। एक साथ 3 साल से हैं और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम एक साथ ही रहना चाहते। जबरन कहीं और शादी की प्लानिंग चल रही थी, वो लोग देख भी रहे थे मेरे लिए रिश्ता, जो कि छत्तीसगढ़ था, और जब इसके लिए हम विरोध किए तो वो मारपीट और जान से मारने में उतर गए। सर हम लोग 2.5-3 साल से रिलेशनशिप में थे। इसके पिताजी को ये पहले बोल चुकी थी शादी कर लेते, तो शादी तो करना ही था, लेकिन खिलाफ जाकर नहीं करना। के पास वो लोग घेरा लगा के बैठे हुए हैं, इसलिए हम इधर उधर भटक रहे हैं। अभी हम कोर्ट के चारों तरफ वो घेर लगा बैठे हुए हैं कि कहीं पहुँचे। और बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं। झारखंड में आतंकी खेप, खालिस्तानी हथियार गिरोह ने यहां पर हथियार सप्लाई किए हैं। पंजाब के हथियार तस्करों ने झारखंड में अपने हथियार भेजे हैं। झारखंड के अमन साव गैंग को ये हथियार दिया गया था। आतंकियों के हथियार पहुंचाने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दोनों को गिरफ्तार किया है। खालिस्तान आतंकियों को हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह झारखंड के कुख्यात आपराधिक संगठन अमन साव गैंग को भी हथियार सप्लाई करता था। मामले का खुलासा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की कार्रवाई के बाद हुआ। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बीते दिनों 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है। ये गिरोह गैंगस्टर अमन साव गैंग को अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराता था। आपको बता दें कि अमन साव गैंग कोयला साइडिंग से उगाही करता था और उसके तार पीएलएफआई से भी जुड़े हैं। रंगदारी वसूली से लेकर अन्य अपराध की घटनाओं में उसका नाम आया था, जिसके बाद पुलिस ने अमन साव को गिरफ्तार किया और फिलहाल वो जेल में ही है। हालांकि जेल के अंदर से भी वो अपने अपराध का साम्राज्य चला रहा है। अमन साव के पास AK-47 जैसे आधुनिक हथियार भी हैं। दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आए गिरफ्तार अपराधियों में राजेंद्र सिंह बरनवाल और बबलू सिंह भी शामिल हैं।
और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। कब डेट हुआ और 2020